एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्याचा अनुभव मला आहे आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत। अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे। खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली। सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या। खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील, आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता। अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते, याचा राज्याला फायदा होत होता। मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, असे अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत। शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे
राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची गेल्याची भावना देखील दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे और इस वक्त हमारे साथ निजामुद्दीन राइन साहब जुड़ गए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के. राइन जी, बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में आपका. बेहद अफसोसनाक जो खबर सामने आई है, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं प्लेन क्रैश में, क्या कहेंगे? मैं महाराष्ट्र की जनता को से कहूंगा कि अजीत दादा का इस दुनिया से जाना महाराष्ट्र की क्षति है ही है. उनके लिए और उनके परिवार के लिए जो क्षति है वो पूर्ति होगी, कैसे होगी उस पर तो बाद में चर्चा होगी. लेकिन दो चीजें मैंने अजीत दादा में जो राजनीतिक तौर पर देखा कि बीजेपी और दूसरे अलायंस के साथ सरकार में जाने के बावजूद माइनॉरिटीज के लिए जो उनके दिल में जगह थी, जो माइनॉरिटीज के लिए उनकी लड़ाई थी, वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो माइनॉरिटीज के लीडरों के साथ और उनकी कम्युनिटी के लिए हमेशा तैयार रहते थे. और वो बोलते भी थे कि अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन मैं महाराष्ट्र की माइनॉरिटीज के साथ कभी जाति नहीं होने दूंगा. दूसरी चीज है कि अब महाराष्ट्र में विलास राव के बाद सबसे बड़ी क्षति महाराष्ट्र में जो है अजीत दादा के जाने से ही हुई. वो भले अलग किसी राजनीतिक दल के नेता थे लेकिन महाराष्ट्र के दिलों में और खास करके आक्रामक राजनीति जो महाराष्ट्र की है वो अजीत दादा में ही देखने को मिलती थी. उसके बाद की पीढ़ी में मुझे नहीं लगता कि अजीत दादा जैसा लीडर फिर आएगा. तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के लिए ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनको सहन शक्ति दे. और महाराष्ट्र में जो इस चीज की कमी हो गई वो इतनी आसान नहीं होगी पूर्ति करने के लिए. और महाराष्ट्र में सदैव जो है अजीत दादा को लोग याद करते रहेंगे. बिल्कुल. कितना बड़ा नुकसान आप ये मानते हैं सियासत जगत के लिए? बहुत ही बड़ा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में शुरू है और जिस पार्टी की सरकार है उसमें जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों को उम्मीदें थी वो अजीत दादा से थी. अजीत दादा से इसलिए भी उम्मीदें थी कि उनका जो मन था, जो उनका विचार था, वो हमेशा सेकुलर ताकतों के साथ रहा है. क्योंकि उनकी परवरिश जो है वो पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा सेकुलरिज्म की तरफ रहा है. भले वो किन परिस्थितियों में सरकार में शामिल हुए लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखी. मैंने कहा ना कि खास करके माइनॉरिटीज के मुद्दों पर वो कभी समझौता नहीं करते थे. जब भी कोई विषय आता था उस पर वो आक्रामक रूप से सरकार के ऊपर खुद ही हमलावर होते थे और लोगों को ये विश्वास दिलाते थे कि मैं स्वयं अजीत पवार ये बात कह रहा हूं कि जहां भी इस तरह की जरूरत होगी मैं उसके लिए कभी समझौता नहीं करूंगा. तो ये एक बड़ी क्षति जो है आज के दौर में है. और राजनीतिक तौर पर तो महाराष्ट्र में उसकी पूर्ति होना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस तरह के विजनरी लीडर, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 25-30 सालों से वो सत्ता में है, ज्यादातर वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिप्टी सीएम के ही पोस्ट पे रहे, तो उन्होंने कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं होने दी और हमेशा जो है सामने से बढ़कर लोगों के लिए काम करते रहे. जी 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 बिल्कुल. और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमेशा उन्हें ऐसे ही याद किया जाता रहेगा. क्या आपको कोई उनका ऐसा वाकया याद हो कि आप उसे यहाँ पर शेयर करना चाहें उन्हें याद करते हुए? बहुत सारे वाकयात. हम तो बहुत जो है, चूंकि हम कांग्रेस में जब भी हम साथ थे तो तब भी दादा की बहुत सारी चीजें, और वो कभी भी कोई भी गंभीर रहने के बावजूद भी कभी भी लोगों को हंसा सकते थे और कभी भी जो है किसी चीज पर उनका नियंत्रण बहुत मजबूत था. वो उनको कोई आदमी डिगा नहीं सकता था, डरा नहीं सकता था. तो ये जो चीजें थी जो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी. और उनका जो लगाव है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र से बाहर जाना उनको बिल्कुल वो नहीं था. महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनको बहुत ही चिंता थी. पवार साहब सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के, सबसे बड़े और वरिष्ठ हैं आज की तारीख में. लेकिन अजीत दादा की भी पकड़ शरद पवार की तरह ही हो गई थी और उन्होंने भी अपने नीचे तक के कार्यकर्ता को हमेशा नाम से ही बुलाते थे और इतना उनको हमेशा जानकारी रहती थी और किसी विषय पे वो डरते नहीं थे. हमेशा जो है लोगों के बीच रहते थे. तो हम तो बहुत सारी बार कई बड़े इशूज को लेकर अजीत दादा को मिले कि भाई इन विषय पे बात करनी है, तो वो हमेशा सीरियसली सुनते थे और लिखते थे, सारी चीज खुद नोट करते थे. उसके बाद अधिकारी को बोलते थे और वो अधिकारी को हमेशा आदेश देने की मुद्रा में होते थे. वो कभी नहीं कहा बाद में देखूंगा, मैं फाइल चेक करूंगा, ये सब बातें उनमें नहीं थी. एकदम डायरेक्ट लीडरशिप थी कि जनता का विषय है, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं
पूरी ताकत के साथ समाज के साथ खड़ा हूँ और जो भी है समाज के लिए हमेशा देता रहूंगा। तो ये घटनाएं घलेंगी और उनसे कोई भी आम कार्यकर्ता मिल सकता था। वो चलते चलते लोगों से बात करते थे, हेलीपैड पे अक्सर उनके साथ 10-20 लोग दौड़कर चले जाते थे, अपनी बातें रख देते थे। मैं बहुत कम और नेता हूँ, वो कभी अपनी सुरक्षा के लिए कभी उनको कोई डर नहीं रहता था। उनके साथ सुरक्षा कर्मी होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों से भी वो मिल लेते थे। तो इससे जो है महाराष्ट्र की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना इतना आसान नहीं है।